अच्छा रिश्ता क्या होता है? सब कुछ होता है। गुरुदेव ने एक बड़ा प्यारा शब्द कहा इसके लिए, कहा कि गृहस्थ एक तपोवन है। पहले अरेंज मैरिज होती थी तो दो परिवार मिलते थे, संस्कारों की भी शादी हो जाती थी। लेकिन आज जो लव मैरिज हो रही है ये बहुत लंबी क्यों नहीं टिकती? विश्वास का, समर्पण का, स्नेह का, सहयोग का अभाव है। विश्वास क्या है रिश्तों में और प्रेम क्या है? दोनों की भूमिका कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है। गुरुदेव ने बहुत प्यारा एक वचन कहीं पर कहा कि जिसके पास प्रेम है वो ये समझ ले कि उसने भगवान के दर्शन कर लिए। अब जो 7 फेरे हैं ना, उन्हें 7 मिनट भी नहीं लगते हैं टूटते हुए, इतना ईगो फाइट हो जाता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इस तरीके की ईगो फाइट से, इस तरीके की लड़ाइयों से कैसे बचा जा सकता है? जहाँ पर हमें लगता है कि हमारा बोलना परिवार की सुख शांति के लिए अनिवार्य है तो बोला जाए, पर बोलते समय में ध्यान रखा जाए कि शब्द जो है वो तर्कस में से निकले तीर की तरह से होता है, छूट गए तो वापस लौटाए नहीं जा सकते। तो बोलते समय में मन को संतुलित और संयमित रख के ही बोला जाए। किसी भी रिश्ते की खराबी की शुरुआत कैसे पता चलती है ताकि हम पता कर सके और उसको वहीं पे थाम ले? मन में पता चल जाता है। कैसे? ये पता चल जाता है कि किसी ने कुछ कहा और हमारे मन में चुभा, वहां से शुरुआत होती है। जब भी कोई रिश्ता मैं से हम तक पहुंचता है तो वो निखरता है, और जब भी कोई रिश्ता हमसे मैं की तरफ आकर ठहर जाता है तो वो बिखर जाता है। जानते हैं अच्छे रिश्ते की आधार भूमि क्या होती है? होता है विश्वास और उसमें प्रेम। दोनों में से जो भी डगमगाता है तो रिश्ता बिखर जाता है। और जिस रिश्ते में बिखराव आता है दरार बनती है, और फिर दरार को आप कितना भी भर लीजिए उसमें एक अटकन सी दिखाई देती है, एक खुरदरापन दिखाई देता है। इसलिए रिश्तों में गांठ नहीं बंधनी चाहिए। गांठ अगर बंधनी चाहिए तो सौहार्द और प्रेम की बननी चाहिए। आप सोच रहे होंगे आज इतनी लंबी कहानी क्यों सुनाई जा रही है? आज का जो विषय है वो हर इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, जो भी गृहस्थ है उसके साथ जुड़ा हुआ है, उन लड़ाइयों के साथ जुड़ा हुआ है जिसको हम मॉडर्न युग में बोलते हुए कहते हैं कि ये तो हो ही रहा है। आज का रिश्ता है कि आपस में रिश्ते कैसे होने चाहिए, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो दोस्तों का हो, चाहे परिवार में माता पिता का क्यों ना हो, रिश्ते हमारे आपस में कैसे होने चाहिए। तो आज हमारे साथ इस बात पे चर्चा करने के लिए हैं डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी। रिश्तों को लेकर और परिवार जिस तरीके से आज बिखर रहे हैं उनको लेकर के मुझे लगता है कि विषय बहुत ज़रूरी है। लोग खुलकर इस पर नहीं बोलते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि एक अच्छा रिश्ता क्या होता है? सब कुछ होता है। यदि अच्छा बन गया, परिवार अच्छा बन गया, संबंध अच्छे बन गए, रिश्ते अच्छे निभ गए, तो व्यक्ति के जीवन में उससे बढ़कर के सौभाग्य दूसरा नहीं हो सकता। गुरुदेव ने एक बड़ा प्यारा शब्द कहा इसके लिए, कहा कि गृहस्थ एक तपोवन है। व्यक्ति का जो पारिवारिक जीवन है, उसका जो वैवाहिक जीवन है, जरा सोच करके देखें कि यदि वो बिल्कुल शांति से भरपूर हो, परस्पर का स्नेह हो, सहयोग हो, सम्मान हो, विश्वास हो, तो उसके जीवन में आनंद हर जगह से आता है। आदमी जिंदगी में तो परेशानी है। यदि आज हम लोगों से पूछ करके देखें तो उसके पास परेशानियों का, उलझनों का, समस्याओं का अंबार लगा है। आग जल रही है, भट्टी की तरह इंसान तप रहा है, और इंसान के पास अपना कहने के लिए कोई है ही नहीं। और जो आज की सबसे बड़ी समस्या है वो यही ही है। पहले ये था कि हम लोग पूरे गांव को परिवार कहते थे, फिर ये हुआ घटते घटते कि मेरा घर ही मेरा परिवार है, फिर ये हुआ कि नहीं, उस घर में भी मेरा परिवार ही मेरा परिवार है, फिर अब तो व्यक्ति उसमें भी मैं में ही सिमट करके रह गया है। तो सिकुड़ते सिकुड़ते रिश्ते इतने छोटे हुए हैं कि व्यक्ति के पास अपना कहने को तो कोई है नहीं, और परेशानियां पहले की तुलना में और भी ज्यादा है। पहले ये होता था कि आदमी किसी एक ही स्थान पर द्वंद्व का सामना करता था। अब तो वर्क लाइफ में अलग प्रॉब्लम है, ऑक्यूपेशन पर अलग है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को अलग देख रहा है, सोशल प्रॉब्लम्स को अलग देख रहा है। फिर उसके बाद इन सारी समस्याओं से, परेशानियों से, उलझनों से ये सोच करके घर को लौटता है कि मुझे घर में शांति मिलेगी, और यदि घर में भी अशांति होगी तो कहाँ जाएगा। तो आज के समय में तो रिश्तों का जो मूल्य है वो सारी चीजों से ज्यादा बढ़ करके हो जाता है।
और भारत में तो खैर वैसे ही अद्भुत था। भारत में तो हमने भगवानों के परिवार माने, देवताओं के परिवार माने, ऋषियों के परिवार और उनकी माने, पूजा भी करते हैं। उनकी पूजा भी करते हैं। गौरी शंकर क्या है? परिवार ही तो है। सीताराम कहा तो क्या है? परिवार ही तो है। राधा गोविंद कहा तो क्या? परिवार ही तो है। इन सारे परिवारों की भूमि पर भारत खड़ा है। एक खूबसूरत शब्द है विवाह बंधन। पहले अगर आपने अभी बात की तो पहले चले जाएं तो बंधन मीन्स एक समर्पण है, एक त्याग है, सामने वाले के लिए हमें जीना है और ये नहीं तय करना है कि हमारी अपनी ख्वाहिशें कहीं उससे टकरा ना जाएं। लेकिन अगर आज बंधन, आज के युग में मैं ले आती हूँ आपको थोड़ा मॉडर्न इधर खुद खींच करके, तो आज बंधन में टकराव है। मेरा आपसे सवाल ये है कि पहले अरेंज मैरिज होती थी तो दो परिवार मिलते थे, संस्कारों की भी शादी हो जाती थी। लेकिन आज जो लव मैरिज हो रही है ये बहुत लंबी क्यों नहीं टिकती? ऐसा कारण क्या है? आप ऐसे कौन से फैक्टर्स मानते हैं कि इसमें बहुत गुडी गुडी होता है पहले और फिर बाद में फाइट्स भी उन पे शुरू हो जाती है? कारण क्या है? विश्वास का, समर्पण का, स्नेह का, सहयोग का अभाव है। व्यक्ति क्या है, रिश्तों को बंधन की तरह से निभा रहा है। अभी आपने एक शब्द कहा, विवाह का बंधन। सही पूछें तो हमारे यहाँ पर विवाह जो था वो संस्कार था। विवाह जो था वो सौभाग्य था। विवाह इस दृष्टि से था कि यदि एक घर से दूसरे घर तक कोई यात्रा आई है तो वो दोनों परिवारों को सौभाग्य देने के लिए आई। आप सोच करके देखिए कि कितना बड़ा समर्पण और कितना बड़ा विश्वास था। एक तरफ से एक बहन अपने घर को छोड़ करके आती थी और सब कुछ छोड़ करके आती थी। जहां पर पली बढ़ी उसको छोड़ा, अपने पारिवारिक नाम को छोड़ा, अपनी आइडेंटिटी को छोड़ा, और इस विश्वास के साथ आती थी कि जिस घर को जा रहे हैं वहां पर आज के बाद हमारा नाम वही, परिवार वही। दो धाराएं आकर के मिली और दोनों के मिलने के साथ दोनों की समस्याएं एक हो गई, दोनों की खुशियां एक हो गई, परिवार के उत्सव एक हो गए, एक दूसरे के साथ का मिलना बैठना, संबंधी, रिश्तेदार, नाते सब एक हो गए। और आज क्या है कि व्यक्ति इतना अपने अंदर सिमट गया, देखते देखते क्या हुआ कि लोगों ने ये सिखाना शुरू कर दिया कि सिर्फ मैं ही महत्वपूर्ण हूँ। समाज ने व्यक्ति के मन में कहीं एक गहरे बिठा दिया कि मुझे मेरी खुशियों को सबसे पहले पूरा करने की आवश्यकता है। दूसरा कहीं पर भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो चाहिए वो मुझे अभी मिलना चाहिए, इसी वक्त मिलना चाहिए, किसी कीमत पर मिलना चाहिए, दूसरे का गला घोंट के मिलना चाहिए। ये आखिरी वाला खतरनाक है। आखिरी वाला खतरनाक। और इसके कारण क्या है कि व्यक्ति अपनी खुशियों को पाने के लिए, जो एक्चुअल में मिलती तो उसको भी नहीं है, दूसरे के खुशियों के ऊपर कदम रखने के लिए तैयार है। और जहां पर हमने ये सोचा कि मैं ये करने के लिए तैयार हूं, मेरा स्वार्थ ही सर्वोपरि है, वहां पर व्यक्ति देखते देखते अपनों को भुलाता है, रिश्तों को भुलाता है, परिवार को भुलाता है। और जिसको गुरुदेव ने कहा गृहस्थ तपोवन है, उसको जी ही नहीं पाता। जो आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है वो ये नहीं कि व्यक्ति किस धारा से आया, हाँ। उसने प्रेम से विवाह किया या लोगों के कहने पर संबंध को निभाया। दिक्कत यह है कि संबंध निभाने के लिए जिस एक दूसरे के प्रति विश्वास की आवश्यकता है उससे व्यक्ति वंचित है, वो है ही नहीं। एक दूसरे के प्रति जब तक विश्वास ही नहीं होगा, समर्पण ही नहीं होगा, तो ऐसा कौन सा रिश्ता है जो निभेगा? विश्वास क्या है रिश्तों में और प्रेम क्या है? दोनों की भूमिका कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है दो लोगों को एक परिवार चलाने के लिए? विश्वास तो भरोसा है। ये भरोसा है कि यदि हम दोनों एक राह पर चल रहे हैं तो जो दूसरे ने कहा, दूसरे ने समझाया, दूसरे ने बताया, दूसरे ने दिखाया, वो सही ही पथ है। और वो भरोसा शब्दों से नहीं आता, वो भरोसा धीरे धीरे साथ चलने से और एक दूसरे को समझने से आता है। कुछ तो नैसर्गिक उस भरोसे को लेकर के आते हैं और कुछ को विकसित करना पड़ता है। पर यदि किसी भी दृष्टि से देखें तो ये सोच करके देखें कि एक छोटा सा फोन भी व्यक्ति खरीद करके लाता है, सब्जी भी खरीद करके लाता है, तो भरोसे के आधार पे तो खरीद के लाता है। जब 10 रुपए की सब्जी बिना भरोसे की नहीं मिल रही तो 7 जन्मों का साथ बिना भरोसे के कैसे मिलेगा?
उसके लिए तो व्यक्ति को भरोसा यदि नहीं है तो विकसित करना पड़ेगा। दूसरा, जिसको प्रेम कहा, वो एक दूसरे की खुशियों को एक कर देने का नाम, एक दूसरे की परेशानियों को एक कर देने का नाम है। गुरुदेव ने बहुत प्यारा एक वचन कहीं पर कहा कि जिसके पास प्रेम है वो ये समझ ले कि उसने भगवान के दर्शन कर लिए। जो सच्चा प्रेम है उसमें मेरा अहंकार चला गया, उसमें आधिपत्य की भावना नहीं। चली गई। आज व्यक्ति जिनको संबंध कह रहा है वो तो एक तरीके से दूसरे के ऊपर अधिकार की भावना से प्रेरित है। दूसरा मेरे हिसाब से चले, जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं कहता हूँ, जैसा मैं करने को बोलता हूँ, वैसा ही सामने वाला सोचे, कहे, करे। जिनसे मैं कहूँ उनसे मिले, जिनसे मैं नहीं कहूँ उनसे नहीं मिले। ये बंधन बहुत आ गए हैं। ये रेस्ट्रिक्शंस। हाँ, और खासकर जब आज वो कल्चर है कि मियाँ बीबी दोनों ही बाहर निकलते हैं कमाने के लिए, तो सबको अपनी तरक्की एक दिखती है, ये एक सत्य है। और उसमें ना आपस में कंपटीशन हो गया है कि कौन सक्सेस पे कहाँ है, कौन जॉब प्रोफाइल पे कहाँ है। ये वो सत्य है जो मेट्रोपॉलिटन का आज भी है कि ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, तो इसको कैसे कम किया जाए? पहले तो ये समझे कि समस्या है क्या। गाड़ी है, गाड़ी में यदि बाईं तरफ का जो टायर है वो बड़ा हो और दाईं तरफ का छोटा हो तो गाड़ी लड़खड़ा के चलेगी। संबंध का मतलब ही है कि जो बंधन है वो दोनों तरफ समान है। यदि एक के पास ज्यादा है और एक के पास कम है तो प्रतिबंध है। हाँ। यदि सिर्फ एक ही को मिल रहा है और दूसरा कुछ ले ही नहीं पा रहा तो अनुबंध है। उसमें संबंध तो आया ही नहीं। संबंध आने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति ये समझे कि हमारी खुशियों का स्रोत ही ये है। जहां पर आपने कहा कि मेट्रोपॉलिटन जगहों पर ये समस्या आ रही है, वहां पर व्यक्ति ये सोच करके देखे कि हम न जाने कितने तनावों से, उलझनों से घिरे हुए बैठे हैं। सिर्फ एक जगह यदि व्यक्ति की अच्छी हो जाए तो इन सारी तनावों को झेल पाने का मूल मंत्र उसके पास है। वो मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र यही है कि व्यक्ति अपने परिवार को प्रयोगशाला समझे। अच्छा, मतलब अपने ऑफिस को घर ना लेके जाए और घर को ऑफिस में जाके डिस्कस ना करे। ना करे। दोनों के मध्य में ये सोचे कि मुझे घर जो है वो एक प्रयोगशाला के रूप में, एक पौधशाला के रूप में मिला है, इसको पोषित करना है। और यदि वो पोषित हो गया, वहां पर यदि सुख मिल गया, शांति मिल गई, प्रेम मिल गया, और ऐसा नहीं कि वो असंभव है, संभव है। आज से 100 साल पहले संभव था, 50 साल पहले संभव था। आज क्यों बिखर रहा है? आज बिखर इसलिए रहा है क्योंकि हम लोग अपनों को तो इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल, चीजों को प्यार कर रहे हैं। बनी उल्टे दृष्टिकोण से थी। बनी इसलिए थी कि पद है, हम लोगों की नौकरी है, हम लोगों के कैरियर है। ये इसलिए थे कि इनके माध्यम से लौकिक विकास हो और ये सब मिलकर के परिवार को पोषित करें। हो रहा है उल्टा, हम परिवार को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम अपनी नौकरी को पोषित कर सकें। तो वहां से कैसे मिलेगा? जो अपनों का नहीं हो सका वो परायों का कैसा हो जाएगा? इसलिए कहीं ना कहीं तो व्यक्ति को ये सोचना पड़ेगा कि यदि मुझे खुशियां पानी है तो खुशियां देनी पड़ेगी। संसार का शाश्वत नियम है कि मेरी जेब में जो होगा वही मैं दूसरे को दे पाऊंगा। आप ये मानते हैं कि आज के समय में देने का भाव कम है और मांगने का भाव बहुत बड़ा हो गया, फेरिस्त लंबी हो गई है? हर व्यक्ति को तो हम बांटना बटोरना सिखा रहे हैं, बांटना सिखा ही कहा रहे हैं। हाँ। छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है, उसको यही सिखाते हैं कि ये तेरा टिफिन है, किसी और को मत देना। ये तेरा होमवर्क है, किसी और से साझा मत करना। तेरी पेंसिल है। हाँ। छोटे छोटे बच्चे यदि अभी से सीखेंगे कि ये मेरा है और ये तेरा है, आगे चल करके तो उनको वही दिमाग में रहेगा ना। वो जो धीरे धीरे करके मेरा कहने की आदत है वो इतनी मजबूत हो जाती है कि बाद में समझना मुश्किल हो जाता है कि कुछ हमारा भी है। हाँ। और भारत की परंपरा यही थी। आप सोचिए कि भारत में तो अयम निजः परो वेते गणना लघु चेतसा मुदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा और ये तेरा, ऐसा छोटे लोग सोचते हैं। उनकी गणना लघु चिंतन वालों में होती है। उदार चरिता नाम तो जिनका चिंतन, चरित्र, भावनाएं, व्यक्तित्व उदार है, वसुधैव कुटुंबकम, उनके लिए पूरा विश्व ही परिवार है।
तो इस देश से तो मंत्र ये गूंजा कि पूरा का पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। सिर्फ मेरे परिवार की छोड़ दीजिए, गांव की छोड़ दीजिए, नगर की छोड़ दीजिए, देश की छोड़ दीजिए, राज्य की छोड़ दीजिए, सारे की सारे विग्रहों को तोड़कर पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। आपने 7 फेरों की बात कही है ना, तो रिश्ता जब शुरू होता है तो बड़ा सम्मान, प्यार, समर्पण होता है, लेकिन वो उतनी तेजी से अब गिरने लगा है। तो अब जो 7 फेरे हैं ना, उन्हें 7 मिनट भी नहीं लगते हैं टूटते हुए, इतना ईगो फाइट हो जाता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इस तरीके की ईगो फाइट से, इस तरीके की लड़ाइयों से कैसे बचा जा सकता है? बचने के तरीके तो दो ही हैं। हम्म। घटना घट गई है तो समीक्षा जरूर करें, हम्म। संवाद को शांत न होने दें। हम्म। ये संभव है कि किसी घटना को घटाने में यदि बुरी घटी हो हम्म। तो दोनों पक्षों का थोड़ा थोड़ा हाथ रहा हो, पर किसका कितना हाथ है महत्वपूर्ण नहीं है, किस जगह पर चलना है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि घर की प्रेम, शांति, परस्पर का विश्वास ये ज्यादा जरूरी है और ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस विषय पर ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं कि गलती कहाँ से शुरू हुई। गलतियों को निर्धारित करने की दौड़ में व्यक्ति सही क्या है भूल जाता है। किसी से भी पूछ के देखिए, उनसे भी पूछ करके देखिए जिनके मन में बड़ा तनाव है, बड़ा एक दूसरे के प्रति वैमनस्य रहा, उनसे पूछ करके देखिए कि घटना क्या घटी थी। बहुत मामूली होती है कई बार। घटना मामूली भी रही होगी और सही बात ये होगी कि घटना तो अब उन्हें याद भी नहीं होगी, सिर्फ यादें कहीं पर रह गई होंगी, जो उसके पीछे की भावनाएं हैं वो रह गई होंगी। लड़ाई होने के 15 मिनट बाद भी लोगों को ढंग से याद नहीं होता कि एक्चुअल में घटना क्या घटी थी। घटनाएं मामूली होती हैं पर हमारे मन की आदत है कि उनको बड़ा बना करके बैठ जाता है। पर यदि मन में कहीं ये गहरे है भाव कि मेरे से ज्यादा परिवार महत्वपूर्ण है, मेरे से ज्यादा इस घर की सुख और शांति महत्वपूर्ण है, तो मैं आज थोड़ी चोट खाने के लिए तैयार रहूंगा ताकि कल को मैं इस परिवार को पोषित कर सकूं। और व्यक्ति करने को तैयार क्यों नहीं होता? उसे लगता है कि यदि आज हमने छोटी चोट खाई तो कल को हमको बड़ी खानी पड़ेगी। इस भय के कारण या इस चिंता के कारण व्यक्ति सोचता है कि यदि आज मैं स्टैंड नहीं लूंगा तो कल ये संभव नहीं हो पाएगा। तो मैं कहता हूं कि यदि कहीं पर ऐसा बिंदु है और ऐसा विषय और ऐसा मुद्दा है जहां पर हमें लगता है कि हमारा बोलना परिवार के सुख शांति के लिए अनिवार्य है, तो बोला जाए, पर बोलते समय में ध्यान रखा जाए कि शब्द जो है वो तर्कस में से निकले तीर की तरह से होते हैं, छूट गए तो वापस लौटाए नहीं जा सकते। तो बोलते समय में मन को संतुलित और संयमित रख के ही बोला जाए। मुश्किल होता है। आसान करने का तरीका यह है कि पहले सांसों को नियंत्रित किया जाए। जिसकी सांसें ठहर गई उसका मन ठहरना शुरू हो जाता है। मन ठहरा, वाणी ठहरती है। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उस शांति की शुरुआत वहां से की जाए जहां पर तनाव के कारण पैदा हो रहे हैं। पर जो तनाव का समाधान है और उसकी जो दवाई है वो बाहर नहीं, इधर है। यदि व्यक्ति ने मन को शांत करना शुरू कर दिया तो उसके पास अपने आप रास्ते निकलने लगेंगे कि इसी विवाद को अभी इन्हीं परिस्थितियों में शांत रह करके सुलझाया कैसे जा सकता है। और ऐसा कोई विवाद ही नहीं। जब बड़े बड़े देशों के मध्य के विवाद सुलझ जाते हैं, जब बड़ी बड़ी महाभारत होने के बावजूद शांति आ जाती है, तो फिर ये तो समस्याएं हैं और उन्हीं के बीच में समस्याएं जो हमारे अपने हैं। संयुक्त परिवार, आज संयुक्त परिवार बहुत टूट गए हैं। मतलब संयुक्त परिवार आपको मिलेंगे ही नहीं। हस्बैंड है, वाइफ है, एक बच्चा है और यही उनकी दुनिया हो गई है। इस तरीके की परिस्थितियों से बचने के लिए संयुक्त परिवार की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है? बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। अंग्रेजी में तो कहावत है कि इट टेक्स ए होल विलेज टू रेज ए चाइल्ड। एक बच्चे को बड़ा करने के लिए पूरे के पूरे गांव का हाथ होता है और वो बिल्कुल सत्य है। कहीं ना कहीं से, हर जगह से जो घर के बड़े होते हैं उन्हीं से बच्चा सीखता है। इंसान जो है वो मिमिकिंग एनिमल है। हम ये सोचें कि चलिए हम लोग
माता पिता के स्तर पर सोच रहे हैं। पर ये सोचें कि जिस घर में तनाव है, जिस घर के वातावरण के अंदर तनाव है, वहाँ के बच्चों पे क्या गुजर रही होगी। उन बच्चों की मन की शांति गई। उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो स्कूल में अच्छा करें, अच्छे इंसान बने, अच्छे नागरिक बने, अच्छे व्यक्ति बने। कैसे बनेंगे? उनके आसपास का जो वातावरण है वो तो उनको तनाव ही दे रहा है। और इन बच्चों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? इन बच्चों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यही है कि उनको दादा दादी का, नाना नानी का संरक्षण मिले, उनकी कहानियां मिले, उनके जीवन का अनुभव मिले, उनका प्यार मिले। उसके बाद माता पिता का सहयोग मिले। आज संयुक्त परिवार टूटे, आपने मेट्रो की अभी बात करी, जरा सोच करके देखें कि मूल कारण क्या रहा होगा। मेट्रो में परिवार भी तो टूटे हैं। हाँ। यदि पति पत्नी को काम पर जाना ही पड़ा और आवश्यकता है यदि वहाँ की आर्थिक दृष्टियों को देखते हुए, पर जब तक दादा दादी थे, नाना नानी थे, संयुक्त परिवार थे, तो वो जो छोटा बच्चा है उसके विकास के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता था। हाँ। ऐसा नहीं होता था कि आप ऑफिस से आए, समस्याएं लेकर के आए और अभी घर के अंदर आप आए तो फिर से आप समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहाँ तो व्यक्ति कांस्टेंट बैटल मोड में जी रहा है और उसके पास अपना कहने को कोई है नहीं, शांति के लिए कोई ठौर ठिकाना नहीं है। और ऐसे व्यक्ति से आप कैसे आशा करेंगे कि उसके जीवन में कोई बड़ी आध्यात्मिक क्रांति घटित हो पाएगी? वो अभी सामान्य चीजों से ही नहीं लड़ पा रहा है। अभी तो जीवन की सुख और शांति ही नहीं है, तो आनंद की ओर और परमानंद की ओर वो कैसे बढ़ेगा? परिवारों में प्रेम बचा नहीं, उसको हम राष्ट्र प्रेम और ईश्वर निष्ठा कैसे सिखाएं? तो बहुत ऊपर की बात हो गई। अभी वो सामान्य जीवन में ही फाइट करता है। जी, तो इसलिए क्या है कि उनको यही सोचने की आवश्यकता है कि जो परिवार है, यदि ये पोषित हो गया तो हमारे जीवन के सारे आयाम संतुलित, सुरक्षित हो जाएंगे। पहले ऐसा होता था कि बाहर पुरुष जाता था, कमाता था, महिला घर को संभालती थी। मैं इस चीज़ के भी पक्ष में नहीं हूँ, मेरे को लगता है कि दोनों के अधिकार हैं, दोनों पढ़ते लिखते हैं, करें। लेकिन कहीं ना कहीं उनके बीच में समता में दिक्कत आने लगती है। तो वो बोलते हुए भी नजर आते हैं कि पैसा मतलब बहुत कुछ नहीं, पर इतना कुछ तो होता ही है कि जीवन को चलाना है, अगर हम इस जीवन में हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि पैसे को कितना अपने जीवन में महत्व देना चाहिए और रिश्तों को कैसे उससे ऊपर रखना चाहिए? कीमती तो रिश्ते ही है। ये सोच करके देखें कि कल को भगवान न करे किसी के जीवन में दुख आए और कष्ट आए, किसी शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से गुजरना पड़े, ऐसी समस्या आ जाए, बीमारी हो, तकलीफ हो, ऐसे में पैसे की आवश्यकता है इलाज कराने के लिए। पर उससे ज्यादा व्यक्ति किस चीज को ढूंढता है? अपनों के प्रेम को और भरोसे को, और उसको पैसा खरीद नहीं सकता। इसलिए क्या है, सोचने की आवश्यकता है कि पैसा उतना ही जरूरी है जितना हमारे जीवन में उन आवश्यकताओं की पूर्ति जरूरी है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति जितने धन से और जितने पैसे से हो जाती है, वो करने के उपरांत सिर्फ उसी चीज के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है जिससे चेहरे की खुशियां, मन की खुशियां, दिल की खुशियां सुरक्षित रह सके। यदि पैसा मिला और हम मुस्कुराहटें भूल गए तो जो मिला है वो किसी मूल्य का नहीं रहेगा। और हम अकेले नहीं हैं दुनिया में जिसको मिला, हमसे पहले भी बहुत हुए जिनको मिला, हमारे बाद भी बहुत होंगे जिनको मिलेगा। वो दुखी गए, हम भी दुखी जाने वाले हैं। मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दुखी गया हम सुखी जाए, ऐसे कुछ परिवर्तन एक कर ही ले? तरीका है। हाँ। एक ही तरीका है, और तरीका यही ही है जो आपने जो प्रश्न पूछा उसी में उसका उत्तर छुपा हुआ है कि व्यक्ति को ये सोचने की आवश्यकता है कि पैसा तो है, पर पैसा उतना ही जरूरी है जितने से हम लोगों के सांसारिक दायित्व पूरे होते हो। बाकी उतनी ही मेहनत, क्योंकि समय तो उतना ही है। ऊपर वाले से हम लोग घड़ी में 24 घंटे ही लिखा करके आए, और सप्ताह में 7 ही दिन है और साल में 365 ही दिन है। व्यक्ति इनसे ऊपर जा नहीं सकता, जितनी उम्र है उतना ही जीना है। तो व्यक्ति को सोचने की आवश्यकता है कि जितने में हमारे वो दायित्व पूरे हो जाए, वो पूरा करने के बाद सारी मेहनत परिवार को पोषित करने की आवश्यकता, और विश्वास मान के चलें कि यदि व्यक्ति परिवार को पोषित करता है और उसका जीवन वहां पर सुखी है, सुरक्षित है, वो अपने घर की ओर खुशियों के साथ लौट रहा है और चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर के काम पे जा रहा है, तो इससे बढ़कर के सौभाग्य दूसरा हो ही नहीं सकता।
क्या आप इस बात को मानते हैं कि जो व्यक्ति घर से जीत कर निकलता है वो दुनिया जीत लेता है? अवश्य, पूरी तरह से जीत लेता है। भारत का इतिहास गवाह है इस चीज का। भारत में जो पहले ऋषि हुए कर्दम और देवकूति, उनकी 8 पुत्रियां हुई, एक पुत्र हुए। अरुंधति, अनुसुईया, कला, क्रिया, अविर्भू, ख्याति, शांति, क्षमा, ये जो 8 पुत्रियां थी, इनके विवाह 7 ऋषियों से हुए। और जो उनके एकमात्र पुत्र थे कपिल मुनि, हाँ। वो अपने आप में अवतार हुए। तो एक ही ऋषि के परिवार ने भारत के सारे ऋषियों को प्रतिष्ठित कर दिया। एक जगह से संस्कार निकला और वो सप्त ऋषियों में गया और ऋषियों से बढ़ते बढ़ते भारत की पूरी ऋषि परंपरा को स्थापित करने का कारण बना। और वहीं पर रावण 1 लाख पूत 1.25 लाख ना थी। रामचरितमानस में वो कह करके गए, जितने राक्षस थे वो कौन थे? रावण के भाई बहन। खरदूषण कौन है? वो हमारे रिश्ते में लगते हैं। सूर्पणखा कौन है? हमारी बहन है। वहीं से सारे राक्षस आ गए और उस एक जगह से सारे ऋषि आ गए। तो यदि परंपरा अच्छी होगी तो अपने आप वो न केवल घर को पोषित करेगी बल्कि परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, संस्कृति को और आने वाली पीढ़ियों को पोषित करेगी। हम आज तक उनके नाम याद करते हैं। गलत हो गई तो बचा पाने का कोई मार्ग नहीं। हमारी खुशियां तो गई गई, हमारी बाद वाली पीढ़ी भी हमें नहीं पूछती है। और आजकल तो उलाहना भी होता है, ऐसा मत कर देना। मतलब अब मेरे को लगता है कि समय बदल गया है। लोग ये नहीं बोलते कि वैसा बनना है, लोग ये कहते हैं कि वैसा मत कर देना। हाँ, तो ये नेगेटिव फ्लो है। हाँ, ये भी है। और ये भी हो गया कि ज्यादा उदाहरण वैसे हो गए। पहले ये था कि संसार में और अपने आसपास व्यक्ति देखता था तो उसके पास ज्यादा उदाहरण पॉजिटिव होते थे, तो उदाहरण देने को होते थे कि आपको वैसा बनना है। अब ज्यादा उदाहरण ऐसे हो गए जहां पर घर टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, समाज में सुख नहीं है, शांति नहीं है। तो अब व्यक्ति ये कहने के लिए तत्पर होता है कि वैसे मत बन जाना। हाँ। सिर्फ उनका बाहुल्य हो गया। तो उनकी अधिकता होने के कारण क्या है कि व्यक्ति को उस तरफ इशारा करना पड़ता है। चाहता तो हर व्यक्ति कुल मिलाकर के सुख और संतोष ही है। हाँ। संसार में रिश्ते सुख की शुरुआत करता है। हाँ, इसीलिए रिश्ते की शुरुआत। संसार में सुख चाहिए, मन में संतोष चाहिए। और यदि वो दोनों ही पाने से हम लोग वंचित रह रहे हैं तो व्यक्ति सोच करके तो देखे कि वो जा कहाँ रहा है, कर क्या रहा है। और परिवारों में यदि विग्रह है, समस्या है, तो ये सोचने की आवश्यकता है भाई कहीं ना कहीं पहले दिन तो इनकी शुरुआत खुशियों से हुई थी। तो यदि खुशियों से हुई तो बिखरा कहाँ? तो यदि आशियाना बिखरा है तो 2 ही संभावना है। एक तो ये कि उसके दोबारा बन पाने की संभावना नहीं। दोबारा बन पाने की संभावना यदि नहीं है किसी कारण से, तो वैमनस्य लेकर के क्यों बिता हुआ जाए। ये समझा जाए कि चलो हम लोगों की राहें नहीं मिलती थी, अलग अलग हैं तो अलग अलग सही। पर यदि ऊपर वाले ने और प्रकृति ने और हमारे कर्मों ने यही व्यवस्था है कि हम लोगों को साथ चलना है, तो एक दूसरे को पोषित करने का काम किया जाए। गुरुदेव ने तो इतना प्यारा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग और जिया। गुरुदेव ने सोचिए कि जिस समय में कोई सोच नहीं सकता था, उस समय में पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी एक दूसरे के पोषण के लिए, जबकि माता जी तो डॉक्टर थी, छोड़ करके छोटे से आवलखेड़ा के गांव में आई। जहां जहां गुरुदेव गए वहां वहां उन्होंने समर्पण किया। और एक समय तो स्थिति आई कि बिल्कुल घर में पैसे नहीं थे। 200 रुपए जो पूरे जमा पूंजी थी और माता जी के जितने गहने थे सब बेच दिए। बेच करके गायत्री परिवार को खड़ा किया। नाम भी परिवार रखा, गायत्री परिवार रखा। तो ये भी कहा कि ये परिवार ही है। और बनाया भी वैसा। आप शांति कुंज में घूमे तो क्या है, आपको वहां पर ढोकला भी खाने को मिलेगा, डोसा भी खाने को मिलेगा, आपको भारत के सारे कोनों के सारे व्यंजन मिल और जाएंगे। हर व्यक्ति संस्कार से बंधा मिलेगा, बंधा हुआ मिलेगा, परिवार के धागे से बंधा हुआ मिलेगा। तो एक मॉडल, एक प्रोटोटाइप गुरुदेव ने इसी उद्देश्य के साथ खड़ा किया कि आपको यदि देखना है तो ये देखिए कि आप भले से एक परिवार में पैदा नहीं हुए, आपका खून नहीं मिलता, रिश्ते नहीं मिलते, आपके जीन नहीं मिलते, आपका डीएनए नहीं मिलता, तब भी आप जो है परिवार की तरह से रह सकते हैं। तो रिश्ते तो बनाने से बनते हैं और तोड़ने से टूटते हैं। आसानी से टूटते हैं। यदि बनाना हो तो ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं जिसको व्यक्ति न बना सके, और तोड़ना हो तो ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो तोड़ा नहीं जा सकता है। तो इसलिए प्रयत्न तो बनाने का ही करना चाहिए। अभी जो सवाल है ना, आप एक डॉक्टर हैं और ये सवाल आपके लिए बहुत ही, मुझे लगता है कि इसका उत्तर हमारे पॉडकास्ट जो व्यूअर है उनके लिए बहुत सुंदर होने वाला है। टॉक्सिक रिलेशनशिप,
राइट। मेरा सवाल आपसे ये है कि माता पिता के जो आपस में रिश्ते होते हैं, उनके संवाद होते हैं, या झगड़ा होता है या प्रेम होता है, एक बच्चे की परवरिश पर, एक लड़का बड़ा होता है या एक लड़की बड़ी होती है, क्या माता पिता के रिश्तों का उसके रिश्ते पर कोई फर्क आता है उस पैटर्न का? अवश्य आता है, वो सब जगह पर फैलता है। हम्म। देखिए, आपने कहा टॉक्सिक, हमारे शरीर में जब टॉक्सिन्स जाते हैं, हम्म। यदि आप डॉक्टर की दृष्टि से देखें तो उसको शुद्ध करने की दौड़ में लिवर कमजोर होता है, बिल्कुल। उनको निकालने की प्रक्रिया में किडनी कमजोर होती है, हम्म। उनको बहाने की प्रक्रिया में ब्लड कमजोर होता है। हम्म। तो हमारे शरीर के जितने भी एसेंशियल एलिमेंट हैं वो सब हम्म। उन टॉक्सिन से जूझने की प्रक्रिया में कमजोरी होता है। अब यदि एक जगह पर आया टॉक्सिन है, हम्म। तो ये सोच करके देखें कि एक जगह पर आया टॉक्सिन था, उसका प्रभाव तो हमारे वस्कुलर सिस्टम पर भी पड़ा, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी पड़ा, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम पर भी पड़ा, हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम पर भी पड़ा। तो परिवार में टॉक्सिन आएंगे तो क्या उसका प्रभाव सब पर नहीं पड़ेगा? सब पर पड़ेगा। और आ कहाँ से रहे हैं और समाधान क्या है? हम्म। आ यहाँ से रहे हैं कि छोटी छोटी घटनाएं देखते देखते बड़ी हो जाती हैं। हम्म। जिस जगह पर तनाव है वो व्यक्ति के बोलने में और सोचने में और कहने में और सुनने में तनाव है। हम्म। तनाव जहां से आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है कि व्यक्ति कहना कुछ और चाहता है, कहना कुछ और पड़ता है, हम्म। अपनी भावनाओं को शब्दों से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है। हम्म। उसके अंदर की जो भावनाएं वो उसको बंधा बंधा सा महसूस कराती हैं, हम्म। और ये जो अंदर के बंधन है वो फिर सब जगह पर फैलने लग जाते हैं। हम्म। तो यदि मेहनत करनी है तो पहले तो साथ बैठ करके चर्चा कर लेनी जरूरी है हम्म। कि देखो, हम लोग इस रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन लूप्स नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए, हम्म। संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। हम्म। दूसरा, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का भाव होना चाहिए। हम्म। और जैसे ही ये भाव होता है कि एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, एक दूसरे की प्रतिभा को निखारना है, एक दूसरे को अच्छे से सहयोग करना है, हम्म। ऐसी कोई समस्या ही नहीं जिसका हम्म। समाधान संभव ही ना हो। हम्म। वो दिखने में बड़ी जरूर लग सकती है, पर सुलझाने के लिए इंसान के पास इतनी बड़ी ताकत ईश्वर ने दी है हम्म। कि वो सुलझाने के लिए बैठे तो सारी गुत्थियों को सुलझा सकता है। चलिए मैं आपसे एक फॉर्मूला पूछ लेती हूँ। कम्युनिकेशन लूप नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, संवाद होता रहना चाहिए, तभी हमें पता चलता है सामने वाला क्या सोच रहा है। कभी कभी ज्यादा कम्युनिकेशन भी लड़ाई का कारण बन जाता है, तो इसे हम संतुलित कैसे करें? ऐसे कुछ फॉर्मूला बता दीजिए। लोगों में अक्सर लड़ाई ज्यादा कम्युनिकेशन से भी हो जाती है, तो इसके लिए क्या आपका एक फॉर्मूला होगा? व्यक्ति अच्छा सुनने वाला होना चाहिए। अच्छा। जिसके पास अच्छा सुनने का गुण है हम्म। उसको इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा हम्म। कि किसने कितना बोला, ये क्या क्वेश्चन बोला। मेरा सामान्य व्यक्ति के लिए है। जी। ये मतलब बहुत साधना और तब के बाद नहीं है, लेकिन एक आदमी का टेम्परामेंट अलग होता है। वो प्रेशर में रहता है और फिर वो बोलता है कि ये चीज है। उसके लिए मैं चाहती हूँ एक इजी सा फॉर्मूला बता दीजिए, पॉडकास्ट के बाद लोगों को फायदा हो जाए। पहले तो ये सोचे कि परिवार तो 2 लोगों से, 4 लोगों से, 6 लोगों से, 10 लोगों से मिल करके बन हम्म। रहा है। तो उसको बनाने के लिए हर एक को मेहनत करने की आवश्यकता है। हम्म। दूसरा, संवाद में यदि कहीं पर हम्म। किसी कारण से कोई दिक्कत आ रही है हम्म। तो जो घट चुका है उसको तो बदल पाना संभव नहीं, हम्म। उसकी तो सिर्फ समीक्षा हो सकती है। हम्म। पर उससे सीख करके आगे के संवाद को बेहतर बनाने का प्रयत्न जरूर करना हम्म। चाहिए। हम्म। और ये विश्वास कहीं गहरे मन में रखना चाहिए कि देखो, हमें मिलकर के इस रिश्ते को मधुर बनाने का प्रयत्न करना है। हम्म। और जहां पर मन के अंदर ये भावना होगी और सच्ची होगी, हम्म। वहां पर विश्वास मान करके चलिए कि संवादहीनता आ नहीं सकती है। कभी कभी मौन भी बहुत सारी बातें कह जाता है, और कभी कभी बहुत सारी बातें भी कुछ कह करके नहीं जाती है। हम्म। क्योंकि संस्कृत में एक उक्ति है कि हम बोले उससे पहले हमारी ऊर्जा बोलती है। हाँ। तो यदि हमारी ऊर्जा हम्म। तनाव से भरी हुई है तो शब्द मुंह से कुछ भी निकलेंगे, प्रभाव तो ऊर्जा का पड़ेगा। हम्म। हम्म। इसलिए क्या है कि आवश्यकता क्या है कि दिल के अंदर मधुरता हो, इस ऊर्जा को कैसे ठीक किया जाए? प्रयत्न के साथ हम्म। और धैर्य के साथ। हम्म।
ये सोचा जाए कि बिगड़ने में यदि वर्षों लगे हैं तो एक रात में कोई चमत्कारी गोली नहीं है कि उसको ठीक कर देगी। पर यदि विश्वास है कि धीरे धीरे करके हमें इसे ठीक करना है तो ठीक होता है। रिश्ते हो या रस्सी हो, गांठ पड़ जाए तो खुलने में वक्त लगता है। गुलजार साहब ने बहुत अच्छा भी कहा है। हाँ, तो दोनों के अंदर क्या गांठ पड़ गई तो उसको धीरे धीरे करके फिर सही करने की आवश्यकता है। वो जो है एक बार प्रयत्न के साथ होता है। और चूंकि होता क्या है कि व्यक्ति ये सोचता है कि कोई एक तरीका हो, कोई हमें बता दे जिससे, कोई टेक्निक से एक बार में इसका समाधान हो जाए। ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। एवरेस्ट पे व्यक्ति को चढ़ना है तो अपनी इम्यूनिटी बेहतर करनी पड़ेगी, अपनी स्टेमिना को बेहतर करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज चढ़ना पड़ेगा, धीरे फिटनेस बेहतर करनी पड़ेगी, तब जाकर के सब काम हो पाए। वो मोजार्ट की या बाख की किसी की कहानी आती है कि उन्हें 8 साल की उम्र में सिम्फनी रच दी। तो किसी ने उनसे कहा कि साहब आप बताइए कि मैं कैसे सिम्फनी लिखूं। तो मोजार्ट ने कहा कि पहले म्यूजिक स्कूल में जाओ, 20-25 साल पढ़ाई करो, कोई अच्छे टीचर मिलेंगे और आप प्रैक्टिस करते करते परफेक्ट हो गए, सिम्फनी लिख दोगे। उन्होंने कहा पर आपने तो 8 साल में लिख दी थी। मोजार्ट बोले पर मैं किसी के पास पूछने नहीं गया था कि कैसे लिखी जाए। तो कुछ के पास तो नैसर्गिक क्षमता है, कुछ को सीखना पड़ता है। एक माँ जो है वो सास होती है, चाहे बेटे की हो चाहे बेटी की हो। अक्सर लड़ाइयाँ घरों में इस बात को लेके बंद कमरे में हो जाती है, जबकि वो किसी की माँ है, वही किसी की सास है। तो पार्टनर को अपने पार्टनर को कैसे समझाना चाहिए कि मेरे माता पिता ये हैं, जैसा आप अपने माता पिता को रिगार्ड करते हैं वैसा ही आपको इनको करना है। वो प्रेशर ना हो, लेकिन समझाने का सही तरीका क्या होना चाहिए? जब वो अपने माता पिता के पास थे तब भी तो तनाव होता होगा, तब भी कुछ बातें हैं जो सही लगती होंगी, कुछ बातें हैं जो सही नहीं लगती होंगी। पर क्या है, अपना मानने से सारी समस्याएं चली जाती हैं। जहां आपने अपना मानना शुरू करा वहां दूसरे की बात चुभनी बंद हो जाती है। जो कारण है वो ओवर थिंकिंग नहीं है, कारण ओवर सेंसिटिविटी है। व्यक्ति क्या है, यदि उसके मन में वो बात चुभे ही नहीं तो उसको उस बात को कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। जिस जगह से ये बात शुरू हो रही है वो ये कि हम रिश्ते के प्रति संवेदनशील ज्यादा हो जाते हैं। जहां हमने अपना मानना शुरू करा कि हमारे ही माता पिता हैं और हमें, मुझे लगता है कि एक की जिम्मेवारी नहीं, दोनों की ही जिम्मेवारी है। दोनों को एक दूसरे के माता पिता को इसी दृष्टि से देखने की आवश्यकता है कि जो संबंध हमारा हमारे माता पिता के साथ है वही संबंध हमारा हमारे सहयात्री के माता पिता के साथ है, पति का पत्नी, पत्नी का पति। जहां पर ये भाव है वहां पर क्या है कि अपने आप ही वो परस्पर की जो वैमनस्य के कारण है वो विदा होने शुरू हो जाते हैं। किसी भी रिश्ते की खराबी की शुरुआत कैसे पता चलती है ताकि हम पता कर सकें और उसको वहीं पे थाम ले? मन में पता चल जाता है। कैसे? ये पता चल जाता है कि किसी ने कुछ कहा और हमारे मन में चुभा, वहां से शुरुआत होती है। और उसमें क्या है, एक जो बड़ी भूमिका, बड़ा रोल जहां पर प्ले हो सकता है वो डायरी लेखन से हो सकता है। व्यक्ति के पास क्या है, कई सारी बातें ऐसी होती हैं जो अन्य के साथ साझा भी नहीं की जा सकती और कई सारी ऐसी होती हैं जिनको कहीं ना कहीं अभिव्यक्त करना आवश्यक होता है। नहीं तो क्या है कि वो यदि सिर्फ बंद रही और व्यक्ति उनमें घुटता रहा तो फिर उसके लिए आज नहीं तो कल वो समस्या बनेगी। बिल्कुल। तो इसलिए क्या है, यदि उनको व्यक्ति कहीं अन्यत्र न लिख सके या बोल सके तो कम से कम अपनी डायरी के अंदर कहीं किसी स्थान पर बोल जरूर दे। मैं संभाल के भी रखे ना डायरी को, संभाल के भी रखे। ये खतरा भी बन सकती है। अब पता नहीं, अब मुझे लगता है कि प्रार्थना तो यही होगी कि न बने। हाँ। पर यह है कि उसको कहीं ना कहीं सुरक्षित जरूर रखने की आवश्यकता है। क्या तलाक समाधान है? हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए सामाजिक दृष्टि से आवश्यक हो जाए, हो सकता है कि किसी स्थान पर पहुंच करके लगे कि अब इसको और संभाल पाना संभव नहीं, और वो जीवन के हर उपक्रम के साथ ऐसा घटता है। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं
जिसका कभी ना कभी अंत ना होता हो, वहां तक पहुंचने से पहले सारे विकल्पों को एक बार जरूर तलाश करके देख लेना चाहिए। अभी क्या है, जो आज की समस्या है कि लोग उसी की तरफ सबसे पहले बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, और चाहे इसको सांसारिक दृष्टि से देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से, जो हमारे मन का चिंतन है वो आज नहीं तो कल कर्म के रूप में परिणत होता है। चेखोव ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि यदि कहानीकार ने कहानी के पहले अध्याय में पात्र के हाथ में कोई पेन दे दिया है, तो कहानी का चौथा अध्याय आते तक उसको इस्तेमाल जरूर कराएगा। हाँ, पक्का। वैसे ही क्या है, यदि व्यक्ति के मन में वो विकल्प आना शुरू हो गया तो देखते देखते योजना में बदलेगा, और योजना देखते देखते कार्य रूप में परिणत होगी। आज की जनरेशन में प्यार कम क्यों होता जा रहा है? मुझे लग रहा है जनरेशन से ही संबंध नहीं है, वो संबंध जो है सामान्य रूपेण वातावरण से है। व्यक्ति को ये महसूस कराने से हम लोग चूक रहे हैं कि प्यार कितना कीमती है। बच्चा छोटा हुआ, हम उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्यार देने के बजाय चीजें देने की कोशिश करते हैं। देखते देखते वो चीजें बदल गई। आज जो फोन के पीछे भाग रहा है, कल वो कार के पीछे भागेगा। आज जो खिलौने के पीछे भाग रहा है, कल उसको असली चीज की जो तलाश है उसके पीछे भागेगा। और उन दौड़ों में वो उनको भूल जाता है जो इनको बांधने का और इनको बनाने का काम करते हैं। जो व्यक्ति के जीवन की असली कीमत है वो परस्पर की खुशियां ही हैं, और उन चीजों को पाने की कोशिश भी वो इसीलिए कर रहा है कि शायद इनसे खुशियां मिलती हों। हाँ। पर खुशियां तो खुशियों से ही मिलती हैं। खुशियां तो सिर्फ दूसरे को खुश रखने से मिलती हैं। ये समझना मुश्किल है, और ये बड़ा आसान भी है और कठिन भी है। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं जो दूसरे को दुख दे और खुद दुख पाने से वंचित रह जाए, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो दूसरे को खुश रखे और खुद की खुशी पाने से वंचित रह जाए। आपने दूसरे को मुस्कुराहट दी तो आपकी मुस्कुराहट वापस आती है। आपने दूसरे को कष्ट दिया तो आपकी रात की नींद उड़ती है। सिद्धांत तो बड़ा साधारण है और स्पष्ट है। ये विषय बहुत बड़ा है, सवाल बहुत हैं, क्योंकि जिंदगी की रोज की जो लड़ाइयाँ होती है ना, उनमें सवाल हर पल उठते हैं। लेकिन इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल, ये जो डेटिंग एप्स चल रही हैं, ये कितना नुकसान कर रही हैं रिश्तों को? निश्चित रूप से नुकसान कर रही हैं, क्योंकि विवाह क्या है, एक पवित्र संस्कार है। दो परिवार मिल रहे हैं, एक दूसरे को पोषित करने का काम कर रहे हैं। वो आप मोबाइल की एप्लीकेशंस के आधार पे नहीं खरीद सकते हैं, और जो उस आधार पे खरीदेगा वो विवाह को उसी मूल्य से देखेगा भी। उसके लिए विवाह भी जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन बन करके रह जाएगा। तो उसमें खुशियां कहाँ होंगी, उसमें संस्कार कहाँ होंगे, उसमें आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा देने का भाव कहाँ होगा, और हमसे पहले वाली पीढ़ी से कुछ अच्छा लेने का भाव कहाँ होगा। हमने जिस चीज को जिस मूल्य पे खरीदा उससे हम वही प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए मूल्य निर्धारित करना हमारे हाथ में है। जिंदगी तो क्या है, आग की तरह से, उसमें आपने हवन सामग्री डाली तो खुशबू आएगी, कूड़ा डालेंगे तो बदबू आएगी। और ये विवाह के पवित्र संस्कार के साथ भी यही ही लागू होता है। यदि आपने उसके अंदर पवित्रता डाली, खुशियां डाली, खुशियां मिलेंगी। तनाव डाला, तनाव मिलेगा। डाल क्या रहे? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है जी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। क्या कभी आपने किसी चिड़िया को घोंसला बनाते हुए देखा है? कितने आराम से, धैर्य से, प्रेम से और परहित भाव से बनाती है कि उसके बच्चे सुरक्षित रहें। या कभी किसी बुनकर को ताना बाना बुनते हुए देखा है? कितने आराम से एक एक गांठ को बनाकर वो कितनी गांठें लगा करके बना देता है। लेकिन हम एक रिश्ता बनाते हैं, उसमें एक गांठ लगाते हैं और पूरी जिंदगी उसे सुलझाते रहते हैं। क्यों ना हम उस रिश्ते को इतना सरल बना दें। और क्या करना है, जो इस पॉडकास्ट में समझ में आया, जो बताया गया, प्रेम डालना है, समर्थन डालना है, आप साथ ही साथ एक दूसरे के मंगल की कामना करनी है। ये भाव रखना है कि सामने वाला भी वृद्धि करे तो आप उसके पीछे अपने आप करेंगे। बस इतना ही समझना है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।